Hello friends, I hope that you all are doing good. So welcome to this wonderful, interactive and knowledgeable session of business correspondence and reporting mock test paper series first. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी और we are targeting not less than 40 marks in this particular subject. You all know that. अपन ने 40 on 40 का टारगेट बनाकर ही इसकी पढ़ाई शुरू करी है, राइट? और उसी के हिसाब से इसकी प्रैक्टिस अपन ने कंटिन्यू करी थी. सो लेट्स स्टार्ट द वंडरफुल इंटरैक्शन ऑफ MTP 1. ऑलराइट, सो एज वी ऑल नो, आप लोगों को सबको पता है कि अपना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी बन के आ रहा है हर साल. तो क्यों नहीं इसमें पूरे 5 में से 5 नंबर स्कोर कर लिए जाएं. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 itself. Read the passage carefully and answer questions that follow. So अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में ये पैसेज केयरफुली रीड करना है जिससे कि अपन उससे रिलेटेड आंसर्स उसमें दे सकें. So economic growth is now much more closely linked to the state of rural economy than it ever was. Sustaining a 7.5% growth in GDP would be contingent on higher growth in rural household consumption. आपको बेसिकली जब भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आप उस पर्टिकुलर पैसेज में बेसिक पॉइंट्स अंडरलाइन करते जाएं, राइट? या उसका एक टेंटेटिव आइडिया लेते जाएं कि बोल क्या रहा है. इतना जल्दी नहीं पढ़ लेना कि समझ में नहीं आया कि पैसेज क्या था. और आप में से कुछ लोगों की आदत होती है, वैसे अपन ने प्रैक्टिस सेशन में इस पर्टिकुलर हैबिट को खत्म किया है कि मैम हम तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन से मिलती जुलती लाइन हम पैसेज में ढूंढ ढांड के आंसर लिख के आ जाएंगे, राइट? तो वो अपना 12th तक अच्छा चलता था फंडा. बट अब सीए के केस में जब अपन बात कर रहे हैं तो दे आर डिमांडिंग अ गुड इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, राइट? सो उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं. Rural expenditure grew 5.7% annually during 2005 to 15 against 5% annual growth in the preceding decade as the government increased social sector spending during the last 10 years. So next paragraph में इसमें rural expenditure की इन्होंने बात कर ली कि rural expenditure कितना बढ़ा. Third, however, the average rural monthly per capita expenditure at rupees 1430 is still about half the average urban MPCE of rupees 2630. तब इन्होंने average rural monthly per capita expenditure बता दिया कि अर्बन के कंपैरिजन में रूरल का कितना है. ठीक. A higher social sector spent by the government is the key to India's sustained economic growth, as it would cut rural's populous social expenditure burden, leaving them with more disposable income to buy consumer goods, clothes and vehicles. Right? So अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि सोशल सेक्टर में जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो बेसिकली दैट इज लीडिंग टू द सस्टेन्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? ये आपका क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड. गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बता रखी हैं इसमें कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कितना है, पर्सन्स डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2012-13 तक, राइट? 2 years लेटर कितना अमाउंट कैलकुलेट हुआ. फिर उसके बाद इन्होंने वेज का बता दिया, हाउस होल्ड का अमाउंट इन्होंने बता रखा. द नंबर ऑफ हाउस होल्ड दैट कंप्लीटेड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज 50 lakhs.
फिर एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गई, फिर सोशल सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर. फर्दर, other social sectors spent by the government through various schemes for health, education, rural housing, rural electrification, agriculture, and financial inclusion would reduce rural household expenditure burden on social goods and services. फिर इन्होंने ये बता दिया कि जो सोशल सेक्टर में सरकार खर्चा कर रही है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, रूरल हाउसिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, एग्रीकल्चर वगैरह में, तो उसका बर्डन कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है? सोशल गुड्स और सर्विसेज के साथ एडजस्ट हो रहा है, राइट? तो मूविंग अहेड टू दिस पैराग्राफ अगेन, this in turn would lead to increased spending on the apparel and footwear. इसकी वजह से apparels, clothing industry जो है, footwears, FMCG, consumer services, consumer durables, इनका रेट बढ़ता जा रहा है. The spending pattern in rural areas too would depend on household income categories. तो अलग अलग इनकम कैटेगरीज है हाउसहोल्ड की, लोअर कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी, हायर कैटेगरी. According to India Brand Equity Foundation, the rural FMCG market has been growing at around 13% per year over the past 5 years. अब इसमें बता रखा है कि आपका जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, उसके हिसाब से रूरल एफएमसीजी मार्केट की ग्रोथ 13% हुई है पिछले 5 सालों में, और आने वाले 10 सालों में उम्मीद है कि ये $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और 14-15 में तो $19 बिलियन तक पहुंच जाएगी. Such growth is possible only with sustained growth in rural economy and household disposable income. फिर आगे इसमें बात हो रही है, in the last few years rural household have shown a trend of increasing spending on apparel and footwear, which were hitherto more of semi-urban and urban characteristics. फिर the segment is expected to see decent growth in coming years. किन एरियाज में ग्रोथ होने वाली है वो बता दी इन्होंने. क्लोथ्स, टी शर्ट, डेनिम, सैंडल्स, इन सब में. Rural consumer durable market is roughly 35% of the overall 12 billion market as of 14-15. और ये सेगमेंट भी बढ़ेगा आने वाले टाइम में. रूरल मार्केट की डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर आइटम्स सच एज रेफ्रिजरेटर, टू व्हीलर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन सब की डिमांड बढ़ने वाली है. The recent media interaction and public speeches of the Prime Minister and the Finance Minister indicate a policy shift towards looking at increased spending on social schemes and targeted subsidy for the needy. अब जो इसमें बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में जो लेटेस्ट इंटरेक्शन हुआ है मीडिया का, उसने बताया है कि पॉलिसी अब शिफ्ट होगी और सोशल स्कीम्स और सब्सिडी किन के लिए होगी? नीडी लोगों पे ज्यादा शिफ्ट की जाएगी. Such measures will spur rural economy and can have a positive impact on sectors such as consumer goods, apparels, footwear, consumer durables and services. तो इन सारे सेक्टर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा. तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट आपके पैसेज का इन्होंने बताया, राइट? अब अपन इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब आगे बढ़े तो इसमें ये पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन. What has been the latest expenditure trend in the last few years? Last few years में expenditure trend क्या रहा है, ये इन्होंने पूछा, राइट? अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, पैराग्राफ में देखते हैं कहाँ मिलेगा अपने को. अपन बिल्कुल इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करें कि पैराग्राफ में अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, चाहे वो कुछ भी पूछे अपन उसका आंसर दे सकें, राइट? जस्ट अ सेकेंड. सो इसका आंसर अपन देख सकते हैं, ये ना, सोशल सेक्टर स्पेंड, ये वाली जो बात हो रही थी इस वाले पैसेज में, 8th पैसेज ये अपन देख सकते हैं, फर्दर वाला. फर्दर
Other social sectors spent by the government through various schemes for health, education, rural electronification would reduce rural household expenditure burden in goods and services. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए, दिस इन टर्न वुड लीड टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एपरल एंड फुटवेयर, एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ये बात हो रही है, सीधी सीधी यहाँ पर आपके बहुत क्लियरली इस पैराग्राफ में मेंशन कर रखी है कि ये जो ट्रेंड है आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा। और ट्रेंड किन किन चीजों में बढ़ेगा? एपरल्स में, फुटवेयर्स, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स, जो भी रूरल हाउस होल्ड्स है, इन सब चीजों पे ये ट्रेंड इंक्रीज होगा। सो ये पैराग्राफ आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत क्लियर आंसर सीधा सीधा दे रखा है इन्होंने, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब अपन। How can higher social sector spending by the government boost sustainable economic growth? अब इन्होंने ये पूछा है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सोशल सेक्टर में ज्यादा खर्चा करेगी तो उससे हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? इसका आंसर बहुत क्लियर है। ये देखिए आप लोग, 4th पैराग्राफ में इसका आंसर दे रखा है, हायर सोशल सेक्टर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट is the key to India's sustained economic growth as, इसके आंसर, as it would cut rural popular social expenditure burden, leaving them with more disposable income to buy consumer goods, clothes and vehicle, right? तो रूरल पॉपुलर सोशल एक्सपेंडिचर को कट करके ये सोशल सेक्टर का इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट अप करेगी। तो दिस इज द आंसर। पूरा ये पैराग्राफ आप एज इट इज भी लिख कर आ सकते हो, राइट। मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रू अबाउट रूरल मार्केट? रूरल मार्केट के बारे में क्या ट्रू है? तो फर्स्ट ऑप्शन, increased usage of ready to wear clothes. ओके, सही है ये तो, रेडी टू वियर क्लोथ्स अब मिल रहे हैं अपने को और इसका यूज भी बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग परचेजेस ऑफ लग्जरी आइटम, ये भी अपने पैराग्राफ में दे रखा है, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 2 व्हीलर्स, इन सब की परचेज बढ़ रही है। रूरल एफएमसीजी मार्केट ग्रो हो रहा है 13% से हर साल पिछले 5 सालों में। ये भी अपन ने पढ़ा था, वो ग्रोथ रेट पड़ी थी ना 5 years की। और डी पॉइंट है, रूरल ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली विद सस्टेन्ड ग्रोथ इन रूरल इकोनॉमी एंड हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम। हाँ जी बिल्कुल, अभी अभी पढ़ा है ये तो अपन ने, राइट। सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, सो हेंस ई ऑल द अबव इज द राइट आंसर। ये मिल गए 1 नंबर अपने को फटाफट इसके। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। What is the moot point of the recent media interaction and public speeches of Prime Minister and the Finance Minister? अभी अपन ने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में जो पढ़ा था वो आंसर है इसका। ये देखिए, the recent media interaction and public speeches of the Prime Minister and Finance Minister indicate a policy shift towards increased spending on social schemes and target subsidies for the needy. ये है आपका as it is, डायरेक्ट आंसर दे रखा है सीधा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन, which of the following is not true according to passage? इन्होंने क्या पूछा है? is not true। अपन जल्दीबाजी करेंगे, जल्दीबाजी में पढ़ेंगे is true और फिर अपने को लगेगा सब कुछ ही तो सही है। अपने को आंसर देना है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली।
So they are asking, several employment schemes have tremendously contributed in raising disposable income among rural households. ये तो सही है ही. Other social sectors spent by the government would help reduce expenditure burden on social goods and services. ये भी सही है, अभी पढ़ाई था कि और सोशल सेक्टर की वजह से इसका बर्डन कम हो जाएगा. Third point, the increase in employment rate shows the enormity of the impact that increased focus on one scheme alone can have. नहीं, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा ही नहीं. अपन ने इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी पढ़ा क्या कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रही है वो ये बता रही है कि एक ही स्कीम का इम्पैक्ट है उस पर, या एक ही स्कीम है जो काम कर रही है. नो, वी डिडंट स्टडी एनीथिंग लाइक दैट. सो सी इज द राइट आंसर. सी फॉल्स है तो फॉल्स इज ट्रू, राइट. सो ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये अपन ने स्कोर कर लिए पूरे 5 नंबर सीधे सीधे. थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर अपन इसको पढ़ लें तो अपन कहीं से कहीं तक इस चीज में नहीं फंसेंगे, राइट. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन. मेक नोट्स, ये भी आपकी कंपलसरी में वो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है. मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड एब्रिविएशन वेयरएवर नेसेसरी. नोट मेकिंग का क्वेश्चन है आपका ये, राइट. तो 3 नंबर में नोट मेकिंग करनी है और 2 नंबर में आपको समरी बनानी है. ये क्वेश्चन है. तो अब इसमें अगर अपन बात करें नोट मेकिंग और समरी के कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहले नोट मेकिंग पे आते हैं. नोट मेकिंग में भी सबसे पहले किस पे आएंगे? हेडिंग पे. हेडिंग पहले समझ लेते हैं. तो इन्होंने देखिए पैराग्राफ्स दे रखे हैं एंड दे हैव गिवन अराउंड 6 पैराग्राफ्स, राइट. नोट मेकिंग हर एक जने की अलग अलग बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो 6 पैराग्राफ्स में अपन या तो 6 सब हेडिंग्स बना सकते हैं या 5 सब हेडिंग्स बना सकते हैं, कभी कभी लगे तो 7 भी बना सकते हैं. तो 6 पैराग्राफ में 5, 6 और 7 का काउंट है. प्रिफर करो कि आप 5 और 6 के हिसाब से नोट मेकिंग कर लो, ठीक. देखते हैं पैराग्राफ में क्या दे रखा है. The tests of life are its plus factors. Overcoming illness and suffering is a plus factor for its mold character. Steel is iron plus fire. Soil is rock plus heat. So let's include the plus factors in our lives. तो अपने को फर्स्ट पैराग्राफ समझ कर पढ़ के ही समझ में आ गया कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्लस फैक्टर. हमारी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में ये बात कर रहा है, राइट. तो आप इसमें हेडिंग क्या बना सकते हो? व्हाट कैन बी द हेडिंग? हेडिंग आप सिंपल रखो. आप इसमें हेडिंग बना सकते हो टेस्ट्स ऑफ लाइफ, और फिर उसके बाद इट्स प्लस फैक्टर्स. फर्स्ट हेडिंग आपकी मेन जो हेडिंग है वो आपकी इससे बन गई, टेस्ट्स ऑफ लाइफ, इट्स प्लस फैक्टर्स, राइट. फिर उसके बाद अब अपन एक एक करके सब हेडिंग्स बनाना शुरू करेंगे, राइट. तो सब हेडिंग्स की बात यहाँ पर अपन सबसे पहले इसके अपन ने नोट मेकिंग की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करी है क्लास में. अपन ने ना सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े हैं जो अपने दे रखे हैं, बट उन क्वेश्चंस के अलावा अपन ने जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं उनको भी प्रैक्टिस किया है, राइट. तो आप लोगों को नंबरिंग, अलाइनमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब कुछ सिखाया गया है. एक एक चीज पे स्पेसिफिक फोकस करके बताया गया आपको, राइट. सो उसी कॉन्टेक्स्ट में अपन इसका अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन. तो इसकी आंसर पे बढ़ते हैं सीधे, टेस्ट्स ऑफ लाइफ पे. ये देखिए, सबसे पहले आपने हेडिंग बना दी टेस्ट्स ऑफ लाइफ द प्लस फैक्टर्स, जो मैंने अभी आपको बताई थी, पैराग्राफ से ही निकाली है. कहीं कोई इसमें अपना दिमाग लगाने की अपने को जरूरत नहीं है.
राइट। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते जाते हैं इस पे। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बनाया इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट्स ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंस कैसे डिसाइड होगी? फर्स्ट पैराग्राफ में अभी अभी पढ़ा अपन ने, इलनेस और सफरिंग से। तो हमें अपनी डिसेबिलिटीज को कैसे देखना चाहिए? पॉजिटिवली देखना चाहिए, राइट। देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या इसकी? Sometimes the plus factor is more readily seen by the simple-hearted. Mars told the story of a mother who brought into her home as a comparison to her own son a little boy who happened to have a hunchback. She had warned her son to be careful not to refer to his disability. The boys were playing, and after a few minutes, she overheard her son say to his companion, "Do you know what I've got on your back?" The little boy was embarrassed, but before he could reply, his playmate continued, "It is the box in which your wings are, and someday God is going to cut it open, and then you will fly away and be an angel." Right? तो किस तरीके से एक छोटे बच्चे ने अपने साथ वाले को, अपने कंपेनियन को एनकरेज किया जिसके पास हंचबैक था, राइट। तो उसकी डिसेबिलिटी को पॉजिटिवली दिखाया। सो ये देखिए सेकंड पॉइंट, व्यू डिसेबिलिटी पॉजिटिवली। एग्जाम्पल, बॉय विथ हंचबैक्ड कंपेनियन। एग्जाम्पल भी बता दिया। तो आपको बेसिकली नोट मेकिंग में जो पैसेज दे रखा है ना, उसी को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना अलग से, राइट। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ, often it takes a third eye or a change in focus to see the plus factor. Walking along the corridors of a hospital recently where patients were struggling with fear of pain and tests, I was perturbed. What gave me a fresh perspective were the sayings put up everywhere intended to uplift. One saying made me conscious of the beauty of the universe in the midst of pain, suffering, and struggle. The other saying assured me that God was with me when I was in deep water and that no troubles would overwhelm me. तो अब इसमें ये पैराग्राफ में ही समझा रखा है कि कैसे आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट के थ्रू अपनी जो सफरिंग्स हैं, अब उसके थ्रू एक पॉजिटिविटी डेवलप कर सकते हो। तो बेटा आप लोगों को हर एक पैराग्राफ में से पॉइंट्स निकालने हैं, राइट। पॉइंट्स निकाले आपने हर एक पैराग्राफ से, और फिर उसके बाद आपको इसमें जो फोकस करना है वो फोकस किन चीजों पे करना है कि आपने जैसे पॉइंट निकाला उसका सब पॉइंट 4.1, 4.2, 4.3 आया। अब आपको 4.3 की भी सब हेडिंग बनानी है, तो आप 4.3.1 बनाओ और फिर उसको आगे एक्सप्लेन करो, राइट। तो इस तरीके से अगर आपने इसमें नंबरिंग सिस्टम और प्रेजेंटेशन अपना अच्छा रखा तो अल्टीमेटली आपके नोट मेकिंग में 0 मार्क्स, तो 0 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, कुछ नहीं कटेगा, राइट। फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। तो ये नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट होगा। नोट मेकिंग में आप लोग सब ये भी ध्यान रखेंगे कि नीचे आप एब्रिविएशंस बनाएं, और यहाँ पर इन्होंने जो एब्रिविएशंस बना रखे हैं ये तो नॉर्मल बना रखे हैं, राइट। इन्होंने तो बस वर्ड का मीनिंग फुल फॉर्म लिख दिया। आप लोगों को सिखाया है कि आप एब्रिविएशंस कैसे बनाएंगे। की टू एब्रिविएशन की हेडिंग डलेगी, आप हेडिंग बनाएंगे की टू एब्रिविएशन, राइट। उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कैरेक, अब इसका फुल फॉर्म क्या है आपके हिसाब से? कैरेक्टर, राइट।
ऐसे ही आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे। एब्रिविएशन आप 8 to 10 तक बना सकते हैं आराम से, राइट। और फिर उसके बाद आप ये जो पर्टिकुलर एब्रिविएशन का आपका जब कंप्लीट हो जाए काम, तो फिर आप एक बॉक्स बना देंगे, राइट। तो ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, आपको करना है ये काम स्ट्रिक्टली, राइट। तो पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ अपन चलेंगे इसमें, और पैराग्राफ के हिसाब से ही अपन नोट मेकिंग के सब हेडिंग्स बनाते जाएंगे। चलिए, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये अपन ने 10 नंबर ले लिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेन नेटवर्क एंड व्हील एंड स्पोक नेटवर्क? याद आया आप लोगों को? डायग्राम बनाया था, बुक में बना हुआ था, डिफरेंस बिटवीन अलग से पॉइंट्स में लिखवाए थे आप लोगों को, राइट। तो चेन नेटवर्क और व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, मेजर डिफरेंस बिटवीन में 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, बेसिस, फिर चेन नेटवर्क की हेडिंग बनाई, और फिर व्हील एंड स्पोक नेटवर्क की हेडिंग बनाई। फिर बेसिस में मीनिंग लिखा अपन ने सबसे पहले कि चेन नेटवर्क में सुपीरियर होती है जो इमीडिएट जूनियर्स को कमांड करते जाते हैं। व्हील एंड स्पोक में क्या किया था? सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जो सारे एम्प्लॉइज को कंट्रोल करती है। गॉट इट? याद आ गया? सेकंड पॉइंट बनाया था इसमें आपके एप्लीकेबिलिटी का, कि चेन नेटवर्क कहाँ एप्लीकेबल होता है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस पे, क्योंकि अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इंडिविजुअली कम्युनिकेट करना मुश्किल रहेगा। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस पे। याद आ रहा होगा सब कुछ अभी सुनकर। थर्ड पॉइंट इसमें पढ़े थे अपन ने, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक में चेन नेटवर्क का ड्रॉबैक क्या था? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक जना दूसरे को बताएगा, सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, राइट। और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसलीड भी हो सकती है। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसमें अगर सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपकी इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो फ्लॉप हो गया, सारा ही ऑर्गेनाइजेशन ही पूरा सफर करेगा फिर तो, राइट। तो 3 पॉइंट्स थे अपने। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग का, सेकंड पॉइंट एप्लीकेबिलिटी का, और थर्ड पॉइंट ड्रॉबैक का। ऑल्दो ये 1 नंबर में पूछा गया है, बट आप तीनों पॉइंट्स लिख कर आओगे और टेबुलर फॉर्मेट में डिफरेंस बनाकर लिखेंगे अपन, तो पूरे नंबर है आपके, 1 में से 1 नंबर, राइट। पेपर लेंथी तो आता ही है, ये तो आप लोगों को शुरू से बताया है कि ये पेपर लेंथी आता है, और इसीलिए आपको किस पे ध्यान देना है? टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट सीखा है अपन ने क्लास में, हर एक चैप्टर का टाइम मैनेजमेंट सिखाया है कि कौन सा चैप्टर कितना क्वेश्चन कितनी देर में होगा। अपन ने वैसे ही प्रैक्टिस करी है क्लास में, कर लेंगे आप लोग सब बहुत अच्छे से। चलिए फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब आ गई भाई आप लोगों की वोकैबुलरी, राइट। तो इसमें इन्होंने आपसे जो फर्स्ट वर्ड पूछा है वो पूछा है क्लेमर, राइट। अब क्लेमर का मीनिंग, अब पहले एक तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप लोगों को ये पता रहे कि इन्होंने मीनिंग पूछा है या और एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम। कई बार अपन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं इस चक्कर में, राइट। सो इन्होंने आपसे पूछा है क्लैमर का मीनिंग। मीनिंग होगा इसमें आपका डी ट्यूमल्ट। इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है शोर शराबा, बहुत ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम लेवल का जब शोर होता है तो उसको अपन क्लैमर बोलते हैं, और उसका अपोजिट ट्यूमल्ट। अब आप इसमें वैसे भी देख सकते हो, अफम, साइलेंस, एसोज। तो
वैसे आपको ए और डी में कंफ्यूजन रहना चाहिए, राइट? लेकिन ये वोकैबुलरीज हैं जो आप लोगों को याद ही करनी पड़ेंगी। सेकंड इन्होंने पूछा है सेलेक्ट अ सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन इन क्वेश्चन। अब इन्होंने एंटोनिम पूछा है, ध्यान रखें, एंटोनिम यानी ऑपोजिट, राइट? सो एंटोनिम में इन्होंने पूछा है कॉबल वर्ड का ऑपोजिट। सो कॉबल वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये देखें, इनडिफरेंट, सिंथेसाइज, कंप्लीट, डिस्ट्रॉय। तो कॉबल वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, सब चीजों को इकट्ठा करना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना, हटाना। डी इज द राइट आंसर, राइट? चलिए, सो अब आते हैं अपन एक्टिव टू पैसिव वॉइस पे। ये 3 चैप्टर्स जो आप लोगों को बताए थे, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, पैसेज एंड नोट मेकिंग एंड प्रेसी, 6 चैप्टर इन टोटल। उसमें से भी ग्रामर, वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन, ये 3 चैप्टर तो पूरे पक्के होने चाहिए। और जो अभी 6 चैप्टर्स मैंने जिनके नाम लिए हैं, ये 6 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज करके आपको जाने हैं। वैसे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है, आई एम प्रिटी श्योर आप लोग कर लेंगे। सो आपका क्वेश्चन है, आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, राइट? आई वॉज वाटरिंग, कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अपना रूल क्या होता है? अपना रूल होता है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द रूल, याद आ गया? अब इसी रूल को ध्यान में रखते हुए कन्वर्ट कर दें, द प्लांट्स। अब द प्लांट्स आपका प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल हो गया, तो वॉज का क्या कर दें? वर, फिर बीइंग लगा दो, वर बीइंग, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय मी। आ गया कन्वर्जन समझ में? सेकेंड क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड कॉल मी बैक लेटर, राइट? अभी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आया है आपका। सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के क्वेश्चन में भी कैसा क्वेश्चन है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को तो अपन ने सीधा सिंपल अपने को कन्वर्ट करना है, इसको टू लगा के कन्वर्ट करना है अपने को। ही टोल्ड मी भी कर सकते हो आप, इसमें टू लगा के ज्वाइन कर दो, टू कॉल, और टू के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा ही है अपन ने, टू कॉल। अब मी आपका फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को ही के हिसाब से कन्वर्ट कर दे, तो मी के और ही के हिसाब से करेंगे तो हिम हो जाएगा, बैक लेटर। He told me to call him back later. तो सिर्फ प्रोनाउन का और कनेक्टिव का ध्यान रखा है इसमें, और तो बाकी सब सेम रखा अपन, राइट? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का कन्वर्जन। अब नेक्स्ट है आपका प्रेसी राइटिंग। राइट अ प्रेसी एंड गिव एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज गिवन बिलो, राइट? सो प्रेसी राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आप बुक की सेम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पैसेज का 1/3 लिखेंगे प्रेसी में।
तो जितना भी नंबर ऑफ लाइंस में पैसेज गिवन है उसका 1/3 लिखना है, 30%, राइट। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, टाइटल। प्रेसी राइटिंग में टाइटल भी बनाएंगे, इन्होंने दे भी रखा है, गिव एप्रोप्रिएट टाइटल, राइट। So liberalism is founded on the belief in human liberty. Unlike rats and monkeys, human beings are supposed to have free will. This is what makes human choices the ultimate moral and political authority in the world. If you happen to be amid the riots in Washington on the day after Martin Luther King was assassinated, or in Paris in May 1968, or at the Democratic Party's convention in Chicago in August 1968, you might well have thought that the end was near. While Washington, Paris, and Chicago were descending to chaos, the Soviet system seemed destined to endure forever. Yet, 20 years later, it was the Soviet system that collapsed. The clashes of the 1960s strengthened liberal democracy, while the stifling climate in the Soviet bloc presaged its demise. Right? So, यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है ह्यूमन लिबर्टी की, राइट। ह्यूमन लिबर्टी से ही लिबरलिज्म डिफाइन होता है। तो आप टाइटल बना सकते हैं ये, ह्यूमन लिबर्टी डिफाइंस लिबरलिज्म, या आप ये भी बना सकते हैं, ह्यूमन लिबर्टी वे टू लिबरलिज्म। इस तरीके से आप बना सकते हैं पैसेज। अब प्रेसी राइटिंग में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखनी है, आपको अपनी थॉट प्रोसेस नहीं डालनी है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अराउंड 10 लाइंस में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इसको 4 लाइंस में मैक्सिमम इसकी प्रेसी लिख दीजिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लिबर्टी का मीनिंग अपनी लैंग्वेज में, फिर 3 कंट्रीज में क्या क्या हुआ, पेरिस में क्या हुआ, शिकागो में क्या हुआ, वॉशिंगटन में क्या हुआ, और उसके बाद 1960 का पॉइंट। बस ये 3 पॉइंट्स को शॉर्ट में लिख के आना है। तो पैसेज को पढ़ते टाइम जो भी पॉइंट आपके दे रखा है उस पॉइंट को आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लीजिए और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में हाईलाइट कर दीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें हर एक स्टूडेंट के आंसर्स अलग अलग ही होंगे, विच इज एब्सोल्युटली ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आप। What do you understand by coherence in communication? चैप्टर नंबर 1 कोहेरेंस का सीधा सीधा क्वेश्चन है। याद है इसकी हिंदी लिखवाई थी तालमेल, और इसमें आपको वो मस्त एग्जाम्पल दिया था जिसमें ये बताया था कि मैंने आपसे एकदम से इधर उधर की अनशंट बातें करने शुरू कर दी थी, आप लोगों को लगा कि मैम कंफ्यूज हो गए, राइट। मूवीज की बात करी, मौसम की बात करी, पिक्चर की बात करी, संडे को क्या करोगे ये बात करी, तो यू ऑल गॉट कंफ्यूज्ड एंड यू वर थिंकिंग दैट आई एम कंफ्यूज्ड। याद आया? यस। सो कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब है तालमेल कम्युनिकेशन में। लेकिन अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेकिन आपको इसमें लिखना वो सारा कंटेंट है जो बुक में दे रखा है, राइट। तो आपकी बुक में एग्जैक्टली ये डेफिनेशन दे रखी है। Coherence in writing and speech refers to logical bridge between words, sentences and paragraphs. याद आया? ये सारा का सारा दे रखा है, और आपको इसमें ये बता रखा है कि रीडर के लिए या लिसनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा
अगर आप मेन आइडिया या मेन मीनिंग से बार बार जंप करेंगे, तो कोहेरेंस का मतलब है सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज रहना, लॉजिकली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, रेलेवेंट इंटरकनेक्टेड और इंफॉर्मेशन को एक फ्लो में प्रेजेंट करना, राइट? तो ये कोहेरेंस का पूरा पॉइंट आप लिखकर आएंगे। चाहे एक ही नंबर में इन्होंने पूछा है, बट फिर भी आपको बुक की ही लैंग्वेज लिखकर आनी है। इसके लिए आपको बुक की लैंग्वेज याद भी करवाई है। अब आते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी पे। तो इन्होंने अब ये पूछा है, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इन्होंने मीनिंग पूछा है आपसे। सो फर्स्ट वर्ड इज पोसिट। अब इसमें तीन ऑप्शन है, हाइपोथेसाइज, कैटलॉग, फार्सिकल एंड डिविजन, राइट? तो किसी को एक स्थिति में लेकर आना। सो ए हाइपोथेसाइज इज द राइट आंसर। सेकेंड यहां पर आपके वर्ड आ रहा है, select a suitable antonym for the word given in question। एंटोनिम सूट बताना है आपको। तो एंटोनिम की जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एंटोनिम में आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है, राइट? तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है आपको, द वर्ड इज ऑगर, हार्बिंगर, हेरल्ड, कॉन्ट्रा इंडिकेट एंड राइजेबल, राइट? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा कॉन्ट्रा इंडिकेट। ऑगर का मतलब क्या होना चाहिए, क्या सिचुएशन है जो होनी चाहिए, और कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब उसका ऑपोजिट, क्या नहीं होना चाहिए। सो कॉन्ट्रा इंडिकेट इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब पैसिव वॉइस पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। Everyone is going to love her। ये वो याद आया, वो एक सेंटेंस अपन ने एक्टिव पैसिव वॉइस का पीछे प्रैक्टिस करे थे, जो मॉड्यूल में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका एक्सरसाइज का सेंटेंस नंबर 2 किया था। शी इज गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गया ये। टू का टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, और दूसरी वाली वर्ब को छेड़ना नहीं अपने को, आईएनजी वाली वर्ब को। यार बहुत अच्छे से अपन ने इसको प्रैक्टिस किया, बुक का ही क्वेश्चन है ये आपका। तो हर का तो शी कर देते हैं, इज शी इज गोइंग। अपन को आईएनजी वर्ब को चेंज ही नहीं करना, क्योंकि दो वर्ब दे रखी है। तो इन्फिनेटिव चेंज करेंगे टू को टू बी से। सो टू का टू बी करा अपन ने, टू बी लव्ड बाय एवरीवन। शी इज गोइंग टू बी लव्ड बाय एवरीवन। एज इट इज सेम आ गया ये सेंटेंस। तो आप लोगों को बताया था कि काफी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बुक के एज इट इज आ जाते हैं, तो ध्यान रखना इनको। My mother said I had headache yesterday. So my mother told that I को अपन चेंज कर देते हैं my mother के हिसाब से। So my mother said I had headache yesterday। ये आपका सेंटेंस है इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में ये दे रखा है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उस केस में अपन ये ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देंगे, राइट? पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तो उस केस में आप लोग देखिए,
इसमें आपके 2 हेड लग जाएंगे. जस्ट सेकेंड. My mother told that she had, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में रहने देंगे, राइट. तो आप इसमें अब अपन ने पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट में तो हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, यही पढ़ा है. तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में 2 हैड लगा देंगे, राइट. सो 2 हैड कैसे लगाएंगे इसको अपन समझते हैं. ये एक्चुअली आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. यहाँ पे जो हैड है ना, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर रही है. तो अपन ने 2 रूल्स पढ़े कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे, और एक अपन ने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे, राइट. सो आई हैड हेडेक यस्टरडे, ये आपका सेंटेंस था. तो शी हैड हेडेक यस्टरडे, द डे बिफोर, राइट. तो ये कन्वर्जन किससे हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट परफेक्ट में. तो हेड जो मेन वर्ब थी उसको तो सेम रहने दिया, और दूसरा जो हेड है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में लगती है. फिर आपके बाद अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसके बाद you are JM senior associate of XYZ legal and you have been appointed by MSKC of ABC Enterprises for legal services. Write a letter to share the fee proposal of the discussed services. आपको इसमें लेटर लिखना है फी प्रपोजल के बारे में. आपका जो भी सर्विसेज आपने लीगल सर्विसेज डिस्कस करी हैं, तो उन लीगल सर्विसेज के बारे में भाई आप पैसे वैसे कितने लोगे, तो वो पैसे बताते हुए आपको लेटर लिखना है कि भाई हमारी ये फीस है, हम इतना चार्ज करते हैं, राइट. तो इसमें आपका फॉर्मेट की जब अपन बात करेंगे तो वही आपका जो अपन ने फॉर्मेट पढ़ा है, इन्होंने द मैनेजर से स्टार्ट किया है. रिसीवर का डेजिग्नेशन गिवन नहीं था, तो अज्यूम कर लिया गया कि द मैनेजर होगा. रिसीवर की कंपनी का नाम गिवन है एबीसी एंटरप्राइजेस, एड्रेस अज्यूम कर लिया, डीएल करके शुरू किया, सब्जेक्ट अपना फी प्रपोजल है, राइट. आप लोगों को याद है एक अपन ने वो ग्रीन क्लीन लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था, उसमें अपन थैंक यू करके या इट इज अ प्लेजर टू स्पीक विथ यू ऐसे करके स्टार्ट करते थे. बिल्कुल वैसे ही इसको भी स्टार्ट करिए. इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू अर्लियर टुडे, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, राइट. फिर उसके बाद आप इस ऐसे जो लेटर्स आए इसमें आप लोग स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे कि सीधे भिड़ते ही अपने पैसे नहीं बताने कि भाई हमें इतने पैसे हम चार्ज करते हैं, लाओ निकालो. सीधे भिड़ते ही नहीं बताना. अपने को अपनी सर्विसेज को और हाईलाइट करना है, अपनी सर्विसेज को और पब्लिसाइज करना है. तो ये सबसे पहले XYZ एक लीगल कंपनी है, बुटीक लॉ फर्म है जो कि 2019 में जिसका सेटअप हुआ था. सो मेरी उसमें एक छोटी सी प्रोफाइल है. Further, based on our discussion, I understand that you require our support in vetting a master service agreement proposed to be entered with one of your customer support service providers. ये क्वेश्चन से निकाल ली इंफॉर्मेशन कि आपको हमसे ये सर्विसेज चाहिए, फिर आप अपनी सर्विसेज की फी बताओगे, राइट. तो हमारी जो फी है वो 40,000 INR रुपीज में है. It includes vetting the terms of agreement and attending any calls, negotiations with the service providers. इसमें सब कुछ इंक्लूसिव है. हमें उम्मीद है कि आपको सूट करेगी और आप फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हमें कांटेक्ट करें.
रिगार्ड्स करके आपने अपना नाम, सेंडर की डिटेल, सेंडर का डेजिग्नेशन, सेंडर की कंपनी का नाम और फोन नंबर भी आप लिख सकते हैं। राइट, तो ये हो गए अपने नंबर पूरे यहाँ पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। डिस्कस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पहले मीनिंग बताना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता, वर्डलेस कम्युनिकेशन। याद आया? इसके 5 टाइप्स पढ़े थे। फिजिकल नॉन वर्बल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद पैरा लैंग्वेज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड एस्थेटिक कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद में आपकी अपीयरेंस, और 5th पॉइंट इसमें आएगा आपका सिंबल्स। राइट, इन 5 पॉइंट्स को एग्जैक्टली पूरे कंटेंट के साथ एक्सप्लेन करना है। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करो और बाकी सारे स्किप कर दो। सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे। राइट, नेक्स्ट इज select the suitable antonym for the given word. एंटोनिम पूछा है इन्होंने। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी। राइट, तो उसका मीनिंग इन्होंने पूछा कि ट्रांजिएंट वर्ड के बारे में आप क्या बोलेंगे। इमिनेंट, टेम्पोरल, एफेमल, एफिनिटी, ये तीनों बी, सी और डी तीनों का मतलब टेम्पररी है। सिर्फ ए वर्ड है आपका एमिनेंट, जिसका मतलब परमानेंट है। राइट, सर्वव्यापी, हर जगह रहने वाला, हर वक्त रहने वाला, और ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी रहने वाला। सो ए इज द राइट आंसर। एंटोनिम बताना था, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फिर उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वापस से आपकी पैसिव वॉइस का सेंटेंस आया है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। Someone has made a mistake. A mistake से शुरू करें। A mistake has कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट, तो has been कर दें इसको रूल के हिसाब से। has been made by someone ऑप्शनल है, लगाएं तो लगाएं और नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Someone has made a mistake has been made. Right? Second sentence, change the following sentence into indirect speech. Ria said, I'm seeing my brother tomorrow. Right? तो अब इस सेंटेंस को जब कन्वर्ट कर Ria told that she was seeing my brother. My brother को फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को जब कन्वर्ट करेंगे तो हर ब्रदर कर देंगे। हर ब्रदर द फॉलोइंग डे, टुमारो को। तो हर एक चीज का ध्यान रखना। Ria told that she was seeing her brother following day. Right? फिर उसके बाद अब नेक्स्ट इन्होंने अपने से पूछा है एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकल। आर्टिकल में इन्होंने पूछा है इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम ऑन करियर्स। करियर का वर्क फ्रॉम होम पर क्या इम्पैक्ट रहा है।
तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे खुद के लिए, एक रफ 10-12 पॉइंट्स बनाएंगे और उसके बेसिस पर आप इसका आर्टिकल लिखेंगे। सो आप सबसे पहले ये बता सकते हैं वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है। यू आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड फॉर द होम साइमल्टेनियसली। अगर आप विमेन है तो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। चैलेंजेस बता सकते हैं। फिर उसके बाद वर्क फ्रॉम होम में टाइम वगैरह का कोई लिमिटेशन नहीं होता, हर वक्त कैसे भी करके आप किसी भी टाइम आपको काम दे दिया जाता है। दिन भर अपन बैठे रहते हैं एक ही जगह पे तो हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं। ह्यूमंस सोशल एनिमल होते हैं और अगर ह्यूमंस को सोशलाइज करने को नहीं मिला जाए तो वो एक अलग लेवल का स्ट्रगल है। आप घर में अपने बस वही 3-4 जनों के साथ रह रहे हो, आपको लोगों से मिलने को नहीं मिल रहा, एक्सपोजर नहीं मिल रहा, बाहर जाने को नहीं मिल रहा। इससे डिप्रेशन एंजाइटी डेवलप हो सकती है। कलीग्स के साथ में बस एक प्रोफेशनल कनेक्ट रहेगा, काम की बात करी और खत्म। जब रोज ऑफिस जाके मिलेंगे तो एक इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, लर्निंग नहीं हो पाएगी, बैलेंस नहीं बन पाएगा। कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपकी मिस हो जाएगी घर से काम करने के चक्कर में, क्योंकि सीनियर्स आपको जानेंगे ही नहीं ज्यादा। एंड विथ वर्किंग इन ऑफिस इज नॉट इजी बट नीदर वर्किंग फ्रॉम होम। तो इन्होंने ये बताया है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एंड कर सकते हो कि ऑफिस से काम करना तो आसान नहीं है, लेकिन घर से काम करना आप ये सोचो बड़ा ही आरामदायक है। सो दैट इज इक्वली नॉट इजी, बिकॉज आप जब घर से काम कर रहे हो तो आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे एक साथ फोकस कर रहे हो। तो ये लेटेस्ट टॉपिक है और दोनों चीजें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इसमें पूछा है राइट अ रिपोर्ट ऑन स्कूल रीओपन आफ्टर 1.5 इयर्स बैक टू स्कूल। 1.5 साल के बाद में स्कूल खुले, इस पे आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट इसमें आप बनाएंगे, राइट। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले सेंटर में आप लोग टाइटल लिखेंगे, जो आपकी बुक क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख दीजिएगा टाइटल। टाइटल के जस्ट नीचे आपकी बायलाइन की वो पर्टिकुलर रिपोर्ट किसने बनाई है वो आएगी इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट कौन सी जगह की बना रहे हो आप, उस प्लेस का नाम, डेट कौन सी डेट की बना रहे हो, और फिर उसके बाद आपका आगे का कंटेंट। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज किया अपन ने इस तरीके से। फिर उसके बाद बताया कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, टीचर्स क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रिकॉशन ले रहा है, कौन कौन से स्कूल्स स्टार्ट हो गए हैं, कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, कौन सी डेट से हुए हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोगे कि ये स्कूल वाले ध्यान रख रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, स्टूडेंट्स को किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए, राइट। पेरेंट्स का क्या कंसर्न है, स्कूल अथॉरिटीज पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई कर रही है, आने जाने का क्या है हिसाब, स्कूल बसेस में क्या सिस्टम रखा है इन्होंने, किन किन एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, क्या क्या करा जा सकता है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह नहीं होंगी, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ दोज पॉइंट्स जो अपन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, आए दिन अपन अखबार में ये सारी न्यूज वगैरह पढ़ रहे हैं। सो दे आर नॉट न्यू टू अस बाय एनी चांस, राइट। फिर उसके बाद में इन्होंने पूछा है आपसे कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर को भी एज इट इज 2 नंबर में जरूर पूछा है, बट ये ऑलमोस्ट 10-12 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन कल्चरल बैरियर का लिख के आना है। इसमें ये बताना है आपको कि कल्चर बैरियर होता है जिसमें सेंडर का और रिसीवर का कल्चर अलग अलग होता है। कल्चर तो अलग होगा ही क्योंकि अपन तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में है,
राइट। अब उस एरा में सब अलग कंट्री, अलग रीजन, अलग ट्राइब, अलग रिलीजन के लोग हैं, तो इन सबको एक साथ मैनेज करने के लिए हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने कुछ स्पेशल कोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स भी अराउंड कर रखे, अरेंज कर रखे। इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना अलग वर्क कल्चर है, हर फैमिली का अपना अलग वर्क कल्चर है। तो ये सारी चीजें आप इसमें समझाकर आएंगे। ये वाला चैप्टर अपन ने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, वर्ड बाय वर्ड, तो आप लोगों को ये तो एकदम से अच्छा रटा हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The chairman of the corporation plays a second fiddle to the minister. तो plays a second fiddle, इसका मतलब क्या है? ये इडियम है। सेकेंड फिडल इसका मतलब सेकेंडरी रोल। सो बी, टू प्ले अ सेकेंडरी रोल इज द राइट आंसर। ये वैसे आप इडियम को पढ़कर भी समझ पा रहे होगे, राइट। नेक्स्ट है, in order to become a successful administrator in the office, an executive has to keep his ears to the ground. तो ये अपना बुक का ही इडियम है ये वाला भी, टू बी ऑल ईयर्स। याद आया, फ्रेजेस में पढ़ा था अपन ने, फ्रेजल वर्ब्स में। सो टू बी ऑल ईयर्स मींस रेडी टू लिसन। उससे रिलेटेड देखिए, to be very polite, to encourage backbiting, to keep informed about happening in surrounding, information रखना, सुनने को तैयार। C is the right answer, related है, पढ़ा है, बुक का ही है। फिर उसके बाद change the following sentence into direct speech. My sister is being helped by her. ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया इन्होंने, ये डायरेक्ट स्पीच में नहीं, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन हियर। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे अपन। माय सिस्टर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, शी, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, शी इज हेल्पिंग she is helping her sister. being हट जाएगा और सॉरी माय सिस्टर ही हो जाएगा ये भी, राइट। शी इज हेल्पिंग माय सिस्टर, तो आपका being हट जाएगा और ing लग जाएगा, राइट। तो ये आपका वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद आया, अपन इसको कन्वर्ट करते हैं being लगा के पैसिव वॉइस में, तो उसी को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, राइट। Now the next question, prepare agenda for a meeting to discuss productivity in the work from home model in office and discussing the tentative timelines for starting offline office. तो आपको एक एजेंडा बनाना है जिसमें आपको ये बताना है कि वर्क फ्रॉम होम की कितनी प्रोडक्टिविटी है और टाइमलाइंस डिस्कस करनी है, राइट। तो एजेंडा बनाने का जो अपना तरीका होगा वो अपन जो अपने सीए मॉड्यूल में दे रखा है उसी को बेस बनाएंगे। इसमें आप टेम्पलेट एजेंडा और टेबुलर एजेंडा कुछ भी बना के आ सकते हो, बोथ आर राइट। चाहे आप टेम्पलेट बनाए चाहे टेबुलर बनाए, दोनों ही सही है, बट अपन इसको इजी फॉर्म में सीखेंगे तो आप लोग सब इसमें टेबुलर एजेंडा बनाकर आ सकते हैं, राइट। सो टेबुलर एजेंडा का फॉर्मेट में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। I'll share it. ये वाला फॉर्मेट अपन यूज कर सकते हैं।
तो आप इसमें वही इंट्रोडक्शन का पॉइंट सेम रहने देंगे, डिस्कशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है आपके, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है तो सेम पॉइंट अपन क्वेश्चन से ही उठा लेंगे। आप लोग सब क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्टिविटी इन द वर्क फ्रॉम होम, ये लिख लेंगे। दूसरा इन्होंने बताया टेंटेटिव टाइमलाइंस फॉर स्टार्टिंग ऑफलाइन ऑफिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सेम रख सकते हैं, टी ब्रेक भी सेम रख सकते हैं, मार्केट ट्रेंड की जगह आप ये देख सकते हैं टेंटेटिव टाइमलाइन अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ ऑफलाइन ऑफिसेस, सेम पॉइंट। कॉस्टिंग डिस्कस कर सकते हो, ओपन हाउस और थैंक यू नोट। तो आप ये ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ये सारे पॉइंट एज इट इज यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट बुक के हिसाब से कन्वर्ट कर देना, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ पॉइंट को भी आप बुक के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, सिक्स सेम, सेवन सेम और एट सेम। अटेंडीज और स्पीकर में आप डेजिग्नेशंस लिखेंगे, अटेंडीज में 3 to 4 और स्पीकर में एक डेजिग्नेशन, ड्यूरेशन आपका हो ही जाएगा। तो ये इजी फॉर्मेट है और आपके मॉड्यूल का ही फॉर्मेट है, तो आप एज इट इज इसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये अपन ने खूब प्रैक्टिस किया था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था मीटिंग्स वाला चैप्टर, अगर आपको याद आ रहा हो तो, राइट। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रिपेयर अ कवर लेटर एंड डिटेल्ड रिज्यूम इन द फंक्शनल फॉर्मेट। बहुत क्लियरली बता रखा है कि फंक्शनल फॉर्मेट में बनाना है। तो फंक्शनल फॉर्मेट फॉर अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट इन अ सीए फर्म इन ट्रायनगर इन न्यू दिल्ली, राइट। तो कवर लेटर की लैंग्वेज तो अपनी एज इट इज सेम रहेगी, अपन ने पढ़ी भी है, देख लेते हैं एक बार। आपकी डिटेल्स आ गई, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट, फिर आप हेलो एवरीवन करके भी शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या ग्रीटिंग्स फॉर द डे करके, और आप ये बताएंगे कि हम किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, सीए इंटर पास किया है आपने, राइट। फिर उसके बाद में आप बताएंगे यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन अ प्रेस्टिजियस फर्म, अपनी कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि आप हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो, डिलीजेंट हो, राइट। ये सारे पॉइंट बताने के बाद में नेक्स्ट आप जो बता सकते हैं कि भाई हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, रिज्यूम हमने साथ में लगाया है। तो सिंपल सी लैंग्वेज आपको कवर लेटर में लिखनी है, अपनी क्वालिफिकेशन, एफिशिएंसीज, स्ट्रेंथ, ये दो चीजें हैं जो आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने फंक्शनल फॉर्मेट सीधा पूछा है, तो फंक्शनल फॉर्मेट में आपकी सबसे पहले डिटेल्स आ जाती है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आप वो वाला भी लिख सकते हो जो अपनी बुक्स में पढ़ा था अपन ने क्रोनोलॉजी में, टू बी एसोसिएटेड वाला, क्योंकि आप लोगों को वो सब अच्छे से एज इट इज याद होगा, तो आप वो इसमें एज इट इज लिख सकते हो, मैंने कॉमन करवा दिया था उस पॉइंट को, राइट। एकेडमिक्स में इन्होंने सीधे डिटेल्स डाल दी, आप फंक्शनल फॉर्मेट के हिसाब से बना सकते हो जो अपन ने क्लास में पढ़े थे उस हिसाब से, राइट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में अपन ने जो क्लास में पढ़ा था, करियर ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्किल्स, स्किल्स लिखने के बाद में आप इसमें अपने अचीवमेंट्स, एजुकेशन, ये पॉइंट्स लिखेंगे, एजुकेशन डिटेल्स, अचीवमेंट्स क्या है आपके वो लिखेंगे, प्री प्रोफेशनल यानी आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लिखेंगे आप,
और फिर लास्ट में आपका डिक्लेरेशन। तो जो आपकी बुक में अपन ने पढ़ा है वो एज इट इज आप सेम लिख के आ सकते हैं। और क्योंकि अपन ने उन सारे फॉर्मेट्स की हैंड रिटन प्रैक्टिस करी है तो आप लोग बहुत इजीली उसको कर लोगे। और फंक्शनल फॉर्मेट तो आप लोगों को सबसे अच्छा लगता था आउट ऑफ ऑल, राइट? So that's it. This was the solution of mock test paper series number 1 by Mittal Commerce Classes. I hope कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर पेपर करने के बाद अपना कॉन्फिडेंस और एनहांस करने का मौका मिला होगा। एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल कैन स्कोर 40 and 40, right? So all the very best. Thank you everybody. Good day.